हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और विभिन्न परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बिना कोई भी पेपर बनता नहीं है। तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने कुछ बच्चों पर काम किया था। उन बच्चों पर साक्षात्कार किया था और साक्षात्कार से जो उनको परिणाम मिले थे उसके आधार पर इन्होंने अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इनके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में, वो सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है कि ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आप बताएंगे अमेरिका के। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो स्टेजेस इनके जो हैं वो कई हैं, 6 स्टेजेस हैं, और लेवल स्तर कितने हैं, 3 हैं। तो सबसे पहले तो ये याद करना है और इंग्लिश में ही याद करना है। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। एक है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल। दूसरा है परंपरागत स्तर, जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल। और एक है उत्तर परंपरागत स्तर, जिसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, तो पहले तो 3 लेवल होते हैं, तीनों के नाम ही आपको याद होने चाहिए। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है वो 4 साल से लेकर के 10 साल तक होता है, और परंपरागत स्तर होता है 10 साल से 13 साल तक, और उत्तर परंपरागत स्तर होता है 13 साल से 16 साल तक। यानी कोहल वर्ग ने बताया था कि जो नैतिक विकास होता है वो बेसिकली 10 साल से लेकर के 16 साल के बीच में ही होता है, और जो थोड़ी बहुत जो शुरुआत होती है नैतिक विकास की वो रेंज में ले लेते हैं 4 साल से लेकर के 10 साल तक। यानी 10 साल के पहले वाला जो पीरियड होता है उसको हम प्री कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल या पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं, और जो सेकंड लेवल है जो 10 से 13 साल का है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो 13 साल से 16 साल तक होता है। तो आपको ये याद होनी चाहिए कि 3 लेवल बताए थे कोहल वर्ग ने। फिर इसके बाद इन्होंने हर लेवल में 2 स्टेजेस बताई थी। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि किस लेवल में कौन सी स्टेज आती है। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसमें 2 स्टेजेस बताई थी। एक है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, जिसको बोलते हैं पनिशमेंट एवं ओबीडियंस ओरिएंटेशन, और एक है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, जिसको बोलते हैं यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। तो ये 2 स्टेजेस हैं पूर्व परंपरागत स्तर में, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी लेवल में, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, फिर कन्वेंशनल लेवल में आ जाते हैं। कन्वेंशनल लेवल में यहाँ पर हैं, ये 2 दी हुई हैं। तो इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन, इसको बोलते हैं परस्पर एकरूपता अभिमुखता, और एक है अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, जिसको बोलते हैं अधिकार संरक्षण अभिमुखता। तो 2 स्टेजेस हैं कन्वेंशनल लेवल में। ठीक है, और फिर इसके बाद उत्तर परंपरागत स्तर या पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में भी 2 स्टेजेस हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो ये 6 स्टेजेस हैं। तो आपको ये याद रखनी है कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की
स्टेजेस कितनी बताई हैं? 6। लेवल कितने बताए हैं? 3। लेवल कौन है? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और स्टेजेस कितनी हैं? 6 हैं। प्री कन्वेंशनल में 2 आती हैं, दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। और क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल में 2 आती हैं, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस, परस्पर एकरूप अभिमुखता, और अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आते हैं 2, जिसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जिसको बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। एक पोस्ट कन्वेंशनल में 2 हैं, एक है सामाजिक अनुबंध विधि संबद्ध अभिमुखता और एक है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। यानी 6 स्टेजेस बताई हैं। ठीक है। और आपको ये बात याद रखनी है, वो कोलबर्ग ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं जन्म से वो कोरी स्लेट की तरह होते हैं। मतलब जन्म के समय बच्चा ना तो नैतिक होता है ना अनैतिक होता है, और जन्म के बाद परिवेश से, वातावरण से ही बच्चा जो भी व्यवहार सीखता है, नैतिक या अनैतिक, वो वातावरण से ही सीखता है। यानी बच्चे के नैतिक विकास में वातावरण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, ये जो नैतिक व्यवहार होता है ये जन्मजात नहीं होता है, ये अर्जित होता है, हमेशा एक्वायर्ड किया जाता है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। इसके अलावा सबसे पहले आप ये जान लो, जो कन्वेंशनल प्री कन्वेंशनल लेवल है, जिसको बोलते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, जो 4 से 10 साल तक रहता है, या जो 10 साल से पहले की अवस्था है, उस अवस्था में जो बच्चे का चिंतन होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है। ईगो सेंट्रिक जजमेंट मतलब यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचता है, सेल्फ सेंटर्ड। और इसको किसी ने इसको भी 0 लेवल पे इसमें जोड़ दिया है, लेकिन बेसिकली इसको काउंट नहीं करते हैं, 0 लेवल है ये। कहा जाए स्टेजेस कितनी है तो हमेशा 6 ही बताना। ठीक है। ईगो सेंट्रिक मतलब सेल्फ सेंटर्ड होकर के सोचते हैं, और इनमें मतलब जो नैतिकता होती है वो दूसरों के द्वारा निर्धारित नैतिकता को ही ये फॉलो करते हैं। इनकी अपनी कोई नैतिकता नहीं होती है। इनकी नैतिकता 2 चीज़ों से गाइडेड होती है, या तो दंड और पनिशमेंट आज्ञा पालन के रूप में लेते हैं ये, या यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, इसको हम लोग बोलते हैं टिट फॉर टैट ओरिएंटेशन। ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चे बहुत छोटे होते हैं। ये अपने पहले जो स्टेजेस है दंड तथा पनिशमेंट अभिमुखता में ये क्या करते हैं कि बच्चे उस काम को नैतिक मानते हैं जिस काम को करने से दंड नहीं मिलता है। जिस काम को करने से दंड मिलता है ये उस काम को नैतिक नहीं मानते हैं और उस काम को करने से बचते हैं। आज्ञा पालन इसीलिए करते हैं, माता पिता की बातें इसीलिए मान लेते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आज्ञा पालन नहीं करने से हमारे द्वारा क्या होगा, हमें पनिशमेंट मिलेगा, और आज्ञा पालन करना ही इनके हिसाब से नैतिक है, या दंड से बचना ही नैतिक काम है। जिस काम के लिए इनको दंड मिलता है उस काम को ये अनैतिक मानते हैं। फिर दूसरा है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। इस स्टेज में बच्चे, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, यहाँ पर बच्चे की नैतिकता जो होती है वो रिवार्ड से गाइडेड होती है। रिवार्ड मतलब जिस काम के लिए रिवार्ड दिया जाता है उस काम को ये नैतिक मानते हैं। और यहाँ पर एक और ओरिएंटेशन होता है, अभिमुखता होती है, जिसको बोलते हैं टिट फॉर टैट। देखा होगा बच्चे जनरली इस स्टेज में, तुमने हमारी कॉपी फाड़ी तो हम तुम्हारी कॉपी फाड़ेंगे, यानी टिट फॉर टैट स्टेज। आपने एक थप्पड़ मारा, किसी बच्चे ने किसी के थप्पड़ मारा तो दूसरा भी उसके मार देता है, यानी आप हमारे साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो हम भी आपके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे। ये सारी चीज़ें रहती हैं इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन में, जो प्री कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल में आता है।
यहाँ पर बच्चे इस स्टेज में बच्चे उसकी बात सुनते हैं जिसको ये अपना मानते हैं, जिससे ये प्रेम करते हैं, या अपने फैमिली मेम्बर में जिससे भी प्रेम करेंगे उसकी बात को मानेंगे, उसकी बात को मानना ये नैतिकता समझेंगे। यानी इनकी सारी चीज़ें इनके सेल्फ इंटरेस्ट से, जो चीज़ें इनकी नीड को पूरी करें, जो चीज़ें इनकी इच्छा को पूरी करें, उस चीज़ को ये उस काम को करने में ये अपने आप को नैतिक मानते हैं, गलत नहीं मानते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन को हम टिट फॉर टैट ओरिएंटेशन के नाम से, जैसे को तैसा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें हमने तुम्हारी स्क्रैच बुक फाड़ी, तुमने हमारी स्क्रैच बुक फाड़ी, यानी कॉपी नोटबुक फाड़ी, या हमने तुम्हें थप्पड़ मारा, तुमने हमें थप्पड़ मारा, ये सारी चीज़ें बराबरी का हिसाब किताब यहाँ बच्चे करते हैं और रिवार्ड से गाइडेड होते हैं, अपने इंटरेस्ट से गाइडेड होते हैं। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आती है तो अपनी नीड को पूरा करने के लिए, यानी नीड ओरिएंटेड होते हैं, नीड को पूरा करने के लिए ये गलत काम को करने के लिए भी तैयार होते हैं। तो इस तरीके की जो नैतिकता होती है इसको हम पूर्व परंपरागत स्तर में देखते हैं। दंड से गाइडेड होते हैं, पनिशमेंट और आज्ञा पालन वाले में दंड से बचने के लिए नैतिक रहते हैं, और यांत्रिक सापेक्षिक में ये क्या करते हैं, रिवार्ड पाने के लिए, और क्या कहते हैं, मतलब दूसरे के साथ जिसको ये अपना मानते हैं उसकी बातों को मान करके ये नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। फिर एक दूसरा लेवल आता है जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में क्या होता है, बच्चे क्या कहते हैं, इसमें भी दो स्टेजेस हैं। एक है इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन, जिसको बोलते हैं परस्पर एकरूप अभिमुखता। परस्पर एकरूप अभिमुखता, इसको दूसरा नाम से जानते हैं गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, मतलब अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिमुखता के नाम से जानते हैं। तो इस स्टेज में क्या है कि बच्चे अपने माता पिता की नज़रों में, समाज की नज़रों में, बड़ों की नज़रों में ये अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं। तो जो बातें माता पिता या इनके बड़े इनको बताते हैं करने के लिए, तो अच्छे बनने के लिए ये उनकी बातों को मानते हैं, और उन्हीं बातों को मानते हैं जिनसे ये माता पिता अपने बड़ों, अपने आसपास समाज में ये अच्छे व्यक्ति के रूप में दिखे। तो ऐसी बातों को करने को ये नैतिक मानते हैं। तो ये स्थिति होती है इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन, परस्पर एकरूप अभिमुखता, या नाइस गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन में। फिर एक है स्टेज इसमें अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, जिसको बोलते हैं अधिकार संरक्षण अभिमुखता, और इसका दूसरा नाम है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। तो ये जो प्री कन्वेंशनल स्टेज में ये स्टेज है, इसमें बच्चे समाज के नियम कानून को बनाए रखने में और समाज के नियम कानून को मानने में यकीन रखते हैं, और कोशिश करते हैं कि एक अच्छे समाज को चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए समाज के नियमों का पालन हर स्थिति में करना चाहिए। तो ये कन्वेंशनल लेवल है कि समाज के नियमों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहते हैं, और समाज को चलाने के लिए, समाज को बनाए रखने के लिए ये मानते हैं कि समाज के नियमों का पालन करना ज़रूरी है। और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो इस स्तर तक आ जाते हैं, मतलब ज़्यादातर लोगों का जो नैतिक विकास होता है वो कन्वेंशनल लेवल तक हो जाता है। फिर जो तीसरी जो अवस्था है जिसको बोलते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, ये 13 साल से 16 साल तक की अवस्था होती है। इसमें दो स्टेजेस हैं, एक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन, और एक है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो जो पहली स्टेज है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन है, जिसको बोलते हैं सामाजिक अनुबंध विधि संबद्ध
अभिमुखता। इस स्टेज में बच्चों का इतना मानसिक विकास, बौद्धिक विकास हो जाता है, बच्चे ये समझने लगते हैं कि जो समाज के नियम कानून होते हैं, उन नियम कानूनों को समाज के लोगों के द्वारा समाज की भलाई के लिए ही बनाया जाता है। मतलब ये बच्चों को ये समझ में आने लगता है कि जो समाज है वो व्यक्तियों से ही मिलकर बना है, और समाज के नियमों को व्यक्तियों ने ही बनाया है, और समाज और व्यक्ति दोनों अपने अपने विकास के लिए, अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर आश्रित हैं। और ये इस स्टेज में बच्चे मानने लगते हैं कि समाज के नियमों को आवश्यकता पड़ने पर समाज की भलाई में या व्यक्तियों की भलाई में आवश्यकता अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है। तो इतनी समझ आ जाती है। तो इस स्टेज पर कम लोग जा पाते हैं, इतनी समझ वाले कि मतलब बच्चे इस स्टेज में आकर के समाज के नियमों में बदलाव की भी, अगर कोई नियम सब लोगों की भलाई में सहायक सिद्ध नहीं हो रहा है, तो इस स्टेज में आकर के बच्चे सामाजिक नियमों में बदलाव की मांग भी करने लगते हैं। फिर जो ये लास्ट स्टेज है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ये हाईएस्ट लेवल है। कोहल वर्ग ने बताया कि नैतिक विकास की ये हाईएस्ट लेवल है नैतिक विकास का, और यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। यानी 100% में से मुश्किल से 5-10% लोग या 15% लोग ही ऐसे होते हैं जो इस स्टेज तक पहुँच पाते हैं। ये लोग ऐसे होते हैं, ये लोग अपने सेल्फ कॉन्शियस से काम करते हैं, और समाज को बदलने के लिए कभी कभी ये डिसओबे भी करने लगते हैं, समाज के नियमों को वायलेट भी करने लगते हैं, और ये कहते हैं कि समाज के नियमों को अगर व्यक्तिगत हित में या व्यक्तिगत कॉन्शियस अलाउ नहीं किया जा रहा है तो समाज के नियमों को मानना ज़रूरी नहीं है। और ये अपने पर्सनल नुकसान की भी चिंता नहीं करते हैं स्टेज में लोग आकर के, और समाज के नियमों की अवहेलना इस स्टेज में आके करने लगते हैं, या अपने नियम कानून सिद्धांत के हिसाब से, अपने प्रिंसिपल के हिसाब से ये अपना जीवन यापन इस स्टेज में आकर के व्यक्ति लोग करने लगते हैं। यानी अपनी स्वतंत्र सोच का प्रदर्शन इस स्टेज में आकर के लोग करने लगते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, और ये हाईएस्ट लेवल होता है, और ये बहुत कम लोगों यहाँ तक पहुँच पाते हैं इस स्टेज तक मोरल डेवलपमेंट में। तो कोहल वर्ग ने ये बताया कि जो ये नैतिक विकास होते हैं, इनके जो 3 लेवल हैं, हर व्यक्ति इन 3 लेवल से होकर के गुजरता है। हर व्यक्ति एक निश्चित क्रम में ही बच्चे का नैतिक विकास आगे बढ़ता है। और ये भी बताया ये जो स्टेजेस हैं इनका भी क्रम निश्चित है, और बच्चा एक निश्चित क्रम में ही विकास करता है। लेकिन हर बच्चे की जो विकास की गति होती है, नैतिक विकास की गति, वो एक समान नहीं होती है, और ये व्यक्ति के हिसाब से परिवर्तित होती है। और नैतिक विकास में संस्कृति का भी असर पड़ता है, परिवेश का भी असर पड़ता है, वातावरण का असर पड़ता है, खान पान, बीमारी, इन सब चीज़ों का भी असर पड़ता है। यानी इन्होंने अमेरिका में बच्चों को लेकर के उनसे साक्षात्कार करके उनसे बातचीत के आधार पर इन्होंने नैतिक विकास के ये लेवल और स्टेजेस के बारे में बताया था। और उन्होंने बच्चों के सामने एक कहानी के माध्यम से, कई कहानियाँ थीं, और उनमें दुविधाजनक स्थिति को बच्चों के सामने रखा था, और उसमें पूछा था कि इस सिचुएशन में आपको किस तरीके का निर्णय आप लेंगे अगर आपके सामने ये सिचुएशन आए। तो ये जो दुविधाजनक स्थिति थी, इसको इन्होंने डायलेमा का नाम दिया, डायलेमा, है ना। तो एक स्टोरी इनकी बड़ी फेमस है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। यह अमेरिका में एक हिंज नाम का व्यक्ति था, हिंज, और उसकी
वाइफ थी, दोनों का आपसी तालमेल बढ़िया था। एक समय क्या हुआ, हिंज की जो वाइफ हैं वो बीमार पड़ गई। तो हिंज की वाइफ बीमार पड़ गई और बीमारी जो थी बिल्कुल नई थी और ख़तरनाक थी, मतलब जिसमें हिंज की वाइफ की जान भी जा सकती थी। तो हिंज अपनी वाइफ से प्यार करता था, तो हिंज ने अपनी वाइफ को बचाने के लिए वहाँ पर एक फार्मासिस्ट था आसपास, उसने नई तरीके की बीमारी के लिए नई तरीके की दवा का इजाद किया था, बनाया था, इन्वेंट किया था। तो उसकी कॉस्ट उसने बहुत ज़्यादा रखी थी, यानी $2000 रखी थी। और वो केवल उसी फार्मासिस्ट के पास वो दवा उस वक्त मौजूद थी। तो हिंज ने अपने पास से और अपने दोस्तों के पास से कोशिश करके कुल मिला के $1000 ही इकट्ठे कर पाए। और इसके बाद भी उसने कहा कि मेरे पास इतने ही डॉलर हो पाए हैं और हमें वाइफ के इलाज के लिए वो दवा आप उपलब्ध करा दो। तो फार्मासिस्ट ने मना कर दिया अल्टीमेटली वो दवा देने से, कि जब तक आप $2000 इस दवा के नहीं देंगे तब तक हम आपको ये दवा नहीं देंगे। तो उसके बाद हिंज ने क्या किया, हिंज ने बाद में उस फार्मासिस्ट की दुकान से उस दवा को चुरा लिया और अपनी वाइफ को दे करके उसकी जान बचाई। तो ये स्थिति थी। तो अब इस कहानी के माध्यम से कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने ये सिचुएशन रखी कि बच्चे जब शैशवावस्था में होंगे तो वो किस तरीके से जजमेंट पर पहुंचेंगे कि जो हिंज ने किया वाइफ की जान बचाने के लिए दवा चोरी कर ली, ये उसने कैसा काम किया, सही काम किया, गलत काम किया। और तो हिंज ने बताया कि जो बच्चे का जो नैतिक विकास होता है तो वो आयु के हिसाब से 10 साल का बच्चा जजमेंट पर अलग ढंग से पहुंचता है, 10 से 13 साल के बीच में बच्चा अलग ढंग से पहुंचता है नैतिक जजमेंट में, और 13 से 16 साल के बीच में बच्चा अलग ढंग से पहुंचता है। तो इस तरीके से एक स्टोरी के माध्यम से बताया था कि बालक अलग अलग एज में अलग अलग ढंग से और इस घटना को वो देखते हैं और अपने हिंज ने सही किया या गलत किया इसके बारे में अपना जजमेंट देते हैं। ठीक है, तो इसको ज़रा एक बार और समझेंगे, इसको कैसे, जैसे कि हिंज ने जैसे पहले बोला कि जो नैतिक विकास का एक स्तर है, इसमें हमने बताया कि प्री कन्वेंशनल लेवल में उन्होंने 2 स्टेजेस बोली हैं, लेकिन एक 0 लेवल पर कहीं कहीं लिख करके सेल्फ सेंटर्ड या ईगो सेंटर्ड लेवल भी जोड़ दिया। यानी कुल मिला के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेजेस 6 ही तक दिखेंगी, लेकिन कहीं कहीं ईगो सेंट्रिक जजमेंट लेवल, आत्म केंद्रित निर्णय स्टेज भी बताई किन्हीं किन्हीं मनोवैज्ञानिकों ने। किन्हीं किन्हीं ने क्या, इन्होंने ही किसी ने ईगो सेंट्रिक जजमेंट लेवल को भी एक स्टेज बोल दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग इनको 6 ही पर मानते हैं। तो मतलब अलग अलग स्टेज में बच्चा किस ढंग से जजमेंट करेगा, तो इसके बारे में देखो। बच्चा जब पूर्व परंपरागत स्तर में होगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज में होगा, है ना, तो वो जब पूर्व आत्म केंद्रित निर्णय वाली अवस्था में होगा, यानी ईगो सेंट्रिक जजमेंट यहाँ पर होगा, ईगो सेंट्रिक जजमेंट स्टेज में होगा, तो बच्चा क्या कहेगा, उसके लिए उसकी माँ उसकी सब कुछ है, और वो कहेगा ठीक है, फार्मासिस्ट दवा नहीं दे रहा था, उसके लिए माँ ज़रूरी है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में दुकान का ताला तोड़कर दवा ले आना चाहिए जिससे माँ को बचाया जा सके। यानी इस स्टेज में जो शुरुआती अवस्था होता है वहाँ पर बच्चा अपनी नीड को पूरा करना चाहता है और उसके लिए गलत काम को भी वो अनैतिक नहीं मानता है, यानी दुकान तोड़ करके दवा लाने को भी वो गलत नहीं मानता है, कहता है हाँ तोड़ लेना चाहिए, जो हिंज ने किया वो सही किया।
फिर इसके बाद एक है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता। ये जो इससे गाइडेड होंगे, यानी ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इस स्टेज में बच्चा कहेगा नहीं, हिंज को दवा नहीं चुरानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा करने से अगर वो पकड़ा जाता तो उसको सज़ा भी हो सकती थी। यानी यहाँ पर बच्चा कहेगा कि हिंज ने जो दवा चुरा करके अपनी बीवी का इलाज किया वो उसने गलत किया, सही नहीं किया, नहीं चुराना चाहिए था। फिर यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता वाली जो अवस्था होगी, है ना, वहाँ पर फिर वो कहेगा, इस स्टेज में आकर के यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता की स्थिति में वो ये कहेगा कि हाँ, हिंज ने सही किया, क्योंकि माँ का जीवन मुख्य है, माँ को बचाना चाहिए। यानी जो ईगोसेंट्रिक जजमेंट लेवल है, जो जीरो है, जिसको जीरो में काउंट करते हैं, उस स्टेज में बच्चा कहेगा हाँ, दवा को चुरा लेना चाहिए, क्योंकि माँ हमारे लिए मुख्य है, माँ हमारे जीवन में ज़रूरी है, उसको बचाना ज़रूरी है, तो उस हिंज ने सही किया। फिर दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता वाली स्टेज में बच्चा कहेगा नहीं, क्योंकि अगर पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा भी हो सकती है, तो इसलिए उसने गलत किया, नहीं चुराना चाहिए। और यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता की स्थिति में फिर वो कहेगा माँ का जीवन कीमती है, इसलिए हिंज ने अगर दवा को चुराया तो उसने कोई गलत काम नहीं किया। फिर इसके बाद एक है कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में ये जो परंपरागत स्तर है, यहाँ पर बच्चे दोनों ही स्टेज में, जो दो स्टेज हमने बताई है, इंटरपर्सनल कॉन्कॉर्डेंस ओरिएंटेशन, जिसको बोलते हैं परस्पर एक रूप अभिमुखता, और एक है अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, अधिकार संरक्षण अभिमुखता या सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। मतलब कन्वेंशनल लेवल में बच्चे हर स्थिति में समाज के नियम कानून का पालन करना चाहते हैं। किसी भी स्थिति में वो समाज के नियम कानून को तोड़ करके कोई भी काम करना उचित नहीं मानते हैं। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में बच्चा ये कहेगा कि नहीं, गलत किया, और ये अच्छे बॉय और अच्छे गर्ल की दृष्टि से, यानी ये उचित काम नहीं है। और इसमें भी अधिकार संरक्षण अभिमुखता वाली स्टेज में जब बच्चा रहेगा तो यहाँ पर भी कहेगा कि समाज के नियमों का पालन हर स्थिति में करना चाहिए, भले ही उसके लिए व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़े। तो दोनों ही स्थिति में बच्चा इसको क्या कहेगा, गलत कहेगा, कि हिंज ने जो किया वो गलत किया, सही नहीं किया। फिर इसके बाद ये जो थर्ड स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, जिसमें दो स्टेजेज है, एक है सामाजिक अनुबंध विधि संबद्ध अभिमुखता, सोशल लॉ मेड बाई, ये इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट लीगलिस्टिक ओरिएंटेशन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है, यानी इस स्टेज में आकर के जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, इस स्टेज में आकर के हिंज के बारे में अगर पूछा जाएगा बच्चे से, तो बच्चा बोलेगा कि जो समाज के नियम होते हैं वो समाज के लोगों की भलाई के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर आवश्यकता पड़े, किसी व्यक्ति की जान अगर खतरे में हो तो जान भी कीमती है, तो ऐसी स्थिति में नियम को तोड़ा जा सकता है। यानी समाज के नियम बनाए किसके लिए गए हैं, समाज के लोगों की भलाई के लिए। अगर किसी समाज के सदस्य की जान खतरे में है तो ऐसी स्थिति में समाज के नियमों को तोड़ करके भी हम व्यक्ति का हित कर सकते हैं, यानी माँ की जान बचाई जा सकती है। और हिंज ने जो माँ की कह रहे हैं, वाइफ की जान जो हिंज ने बचाई है, वो उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पे फिर वो कहेगा कि नियमों को तोड़ा जा सकता है अगर कोई विशेष परिस्थिति आए, और नए नियम को भी बनाया जा सकता है अगर पुराना नियम उपयोगी साबित नहीं हो रहा है। तो यानी इस स्टेज में बच्चा कहेगा हाँ, हिंज ने जो किया वो ठीक किया, अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए उसने चोरी की। और बाद में क्या करेगा, वो बाद में उससे माफ़ी मांग लेगा कि ये ज़रूरी थी, मेरी वाइफ की जान खतरे में थी, मजबूरी में हमने चोरी की। तो ठीक है, इस स्टेज पे आकर के बच्चा कहेगा कि नियमों को तोड़ा जा सकता है। फिर ये जो हाईएस्ट लेवल है मोरल डेवलपमेंट का, इस स्टेज में भी कहेगा कि समाज के नियम होंगे अपनी जगह, लेकिन अगर किसी की जान खतरे में है तो ऐसी स्थिति में भी
नियम को तोड़ा जा सकता है ना, क्योंकि संकटकालीन परिस्थिति में भी नियम को तोड़ना चाहिए, व्यक्ति की जान कीमती है। तो आपको एक बात समझ में आई होगी कि पोस्ट कन्वेंशनल दोनों लेवल पर जो बच्चा होगा, इनमें से किसी भी 2 स्टेज में होगा, तो यहाँ पर वो हिंज के काम को गलत नहीं कहेगा कि उसने गलत नहीं किया। ये समाज के नियम को तोड़ा जा सकता है और विशेष परिस्थितियों में हम गलत काम के द्वारा भी हम मानवता की भलाई के लिए, व्यक्ति की जान माल की रक्षा के लिए विशेष परिस्थितियों में हम नियम को तोड़ सकते हैं। अपने सेल्फ कॉन्शियस यानी इनर वॉइस की आवाज़ पर, अंतरात्मा की आवाज़ पर भी हम डिसीजन ले सकते हैं। समाज के नियम कुछ भी होंगे, लेकिन इस स्टेज में आकर के, ये यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल स्टेज में, व्यक्ति अपनी इनर वॉइस या अंतरात्मा की आवाज़ पर अपने डिसीजन नैतिक लेने लगता है। व्यक्ति अपनी स्वतंत्र सोच के हिसाब से निर्णय लेने लगता है। और कभी कभी इस स्टेज में आकर के बच्चा सोशल नियमों को डिसओबे भी करने लगता है। यानी इस लेवल पे जो पहुंचते हैं, यूनिवर्सल इथिकल लेवल, वो हाईएस्ट लेवल है। जैसे गांधी जी, बुद्ध और ये जितने जितने टॉप मोस्ट लेवल के लोग हैं, जो लीग से हट के चलते हैं, जिनकी एक अपनी स्वतंत्र सोच होती है, अपनी अपनी अलग नैतिकता होती है, तो ऐसे लोग होते हैं जो समाज को नई दिशा देना चाहते हैं, अपने अंतरात्मा के हिसाब से, अपने ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। तो ये यहाँ पर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता में ये चीज़ होती है। तो इस स्टेज पर बहुत कम लोग पहुँचते हैं। ज़्यादातर बच्चे, हमने बताया, वो परंपरागत लेवल तक ही पहुंच पाते हैं। यानी ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, सोशल ऑर्डर को मानने वाले होते हैं, सोशल लॉ को मानने वाले होते हैं और सोशल लॉ को फॉलो करने में और समाज की नज़रों में अच्छे बनने में ही यकीन रखते हैं, समाज के अच्छे सदस्य के तौर पर ही स्थापित होना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये कन्वेंशनल लेवल तक आ पाते हैं। और ये जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर कुछ लिमिटेड लोग ही आते हैं। और यहाँ पर यूनिवर्सल इथिकल ओरिएंटेशन लेवल पर पहुँचने वाले लोग मुश्किल से 5 से 10% लोग होते हैं, और जो बहुत रेयर होते हैं। और ऐसे लोग ही सोसाइटी में कुछ अलग असर डालते हैं, सोसाइटी को अलग दिशा अपने व्यक्तित्व के माध्यम से देते हैं। और ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में जाना। आपको कैसा लगा मेरा प्रयास? और पसंद आए तो इसको दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें कमेंट करके बताइए कि इसमें और अगला टॉपिक कौन सा हो जो आपके लिए मैं वीडियो बनाऊं। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।